नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। हमारी आज की इस बहस का विषय है धूम्रपान से हृदय पर होने वाले दुष्प्रभाव, कारण और उपचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल तंबाकू से तकरीबन 13.5 लाख मौतें होती हैं। इसके बावजूद भारत में 1/4 से अधिक वयस्क आबादी रोजाना तंबाकू का सेवन करती है। तंबाकू और बीड़ी सिगरेट इस्तेमाल करने से मुंह, हृदय और फेफड़ों का कैंसर होता है। तंबाकू हमारे समाज को खोखला कर रहा है और हमें जरूरत है इससे बचाव और रोकथाम की। तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उसके दुष्प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर GS गहलोत। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, जैसा कि हमारा जो कार्यक्रम है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो जैसा कि हमारा आज का विषय है तंबाकू पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो भारत में हर साल तंबाकू से तकरीबन 13.5 लाख मौतें होती हैं और फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू सेवन है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, तंबाकू एक बहुत ही नशीला और जहरीला पदार्थ है जी। ये हमारी बॉडी को ये कह सकते हैं कि हेड टू टो बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको अफेक्ट नहीं करता है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे शुगर हमारी बॉडी को हेड टू टो पूरे हर पार्ट को अफेक्ट करता है, इसी तरह से तंबाकू भी हमारी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है और हर साल लाखों लोगों की जिंदगियां नील लेता है। तो ये एक इसका कह सकते हैं कि एक सिंगल, ये कह सकते हैं कि एक भी इसका अपन को लाभ नहीं है, एक सिंगल भी इसका बेनिफिट नहीं है। इसके नुकसान ही नुकसान है इंसान में, ऊपर से नीचे आप देखें हर पार्ट को, दिमाग को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है, जबड़ों को अफेक्ट करता है। स्त्री पुरुषों दोनों में उनका जो एक तरह से जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उनको भी एक अफेक्ट करता है। भ्रूण में अगर बच्चा है, प्रेग्नेंट लड़की तो उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो तंबाकू एक बहुत विषैला, एक जहरीला अभिशाप है समाज के लिए। तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि तंबाकू बिल्कुल एब्स्टेंसेस को स्टॉप करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, तंबाकू से होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं, पहले तो ये बताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम उसका उपचार भी जानना चाहेंगे। देखो, तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं, जो मेनली अपन कह सकते हैं, एक तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जी, ये कह सकते हैं। जो हार्ट अटैक के केस हैं वो एक तरह से डबल हो जाते हैं, जिसमें हार्ट की जो रिस्क है, अटैक के केस जिसमें जो हार्ट अटैक आने की जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है, और जिसमें स्ट्रोक की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और कैंसर के जो केसेस हैं, एक पर्सन जो तंबाकू नहीं ले रहा है और दूसरा तंबाकू लेता है तो उसमें 10 गुना रिस्क कैंसर की बढ़ जाती है। इसी तरह से अपन और दूसरे पार्टों पे जाओगे तो तंबाकू हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो एक ये कह सकते हैं कि तंबाकू एक COPD से लेके, हार्ट डिजीज से लेके, स्ट्रोक से लेके, आपके कैंसर से लेके, आपकी जो दिनचर्या उससे लेके, हमारी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है उसको बढ़ा देता है। गले के कैंसर से लेकर बॉडी के बहुत सारे कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, पेट की आंतों का कैंसर और भी बहुत सारे जो दूसरे कैंसर हैं, हर तरह के कैंसर को ये अफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, जैसे तंबाकू से जिस तरीके से आपने बताया कि इतने तरीके की बीमारियां होती हैं, इतने तरीके के जो कैंसर्स होते हैं, तो सर इन बीमारियों के बचाव क्या है, उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? इनकी बचाव के लिए अपन ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी चीज को एकदम जड़ से खत्म करने के लिए उसका प्रिवेंशन, जो कारण है, जो उसकी वजह है, उसको खत्म करना चाहिए। जैसे अगर किसी को तंबाकू से कैंसर होता है तो आप तंबाकू नहीं लेंगे तो उसकी रिस्क कम हो जाएगी। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि आप तंबाकू की आप रिस्क देखोगे तो ओवरऑल जो लाइफ है एक हेल्दी लाइफ में अगर एक इंसान तंबाकू लेता है और दूसरा नहीं लेता है तो उसके जीवन के कम से कम 5 से 8 साल कम हो जाते हैं जी। तो ये एक कह सकते हैं। और एक जो घुटन भरी, अगर आप किसी को जैसे COPD हो गया या कैंसर हो गया तो उसकी जो लाइफ है, उसका जो बर्डन है, जो समाज से लेकर के, गवर्नमेंट से लेकर के, जहां वो वर्क करता है वहां से लेकर के, और उसकी जो हेल्थ फैसिलिटी है उससे लेके, जो एक सोशल बर्डन बन जाता है। सपोज किसी के घर में किसी को कैंसर हो जाता है या हार्ट का अटैक आ जाता है और वो या तो अपंग हो जाता है या लकवा हो जाता है तंबाकू की वजह से, और वो अपंग हो जाता है, बेड पे आ जाता है, तो उसका
उसका ऑफिस तो अफेक्ट होगा ही, उसका वर्क अफेक्ट होगा, उसके साथ में जो फैमिली है, उसके डिपेंडेंट मेंबर हैं, जो वर्किंग करता था वो बेड पे आ जाता है, तो उससे पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। फैमिली के साथ में उससे समाज भी अफेक्ट होता है, आपका इवन जो देश की प्रोग्रेस है, इकोनॉमी है, वो हर तरह से एक ये कह सकते हैं एक परिवार से लेकर के पूरा देश उससे अफेक्ट होता है। बिल्कुल सर, अभी चर्चा में आपने सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात की जो कि हार्ट से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो हार्ट के मामले में जो तंबाकू है जो इसमें कितना कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, उसके बाद में जो हृदय पर अगर हम इसमें बात करें तो? हाँ, हृदय की जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, कार्डियो मतलब जो हार्ट और जो वास्कुलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, और वास्कुलरिटी हम कह सकते हैं कि वास्कुलर जो सिस्टम है उसमें हमारा स्ट्रोक भी एक पार्ट आ जाता है, उसमें हार्ट की जो नलियां हैं जिससे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जिसकी वजह से अटैक आता है, वो भी एक पार्ट होता है, और एक पीवीडी जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है वो भी इसमें आ जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो वास्कुलर डिजीज है उनकी रिस्क होती है वो स्मोकिंग से डबल हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से ये जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है ये डबल हो जाती है, अटैक आने के चांस डबल हो जाते हैं, जिसमें रिस्क है पहले से ही। इसमें ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर होता है एक तरह से एक मॉडिफिएबल फैक्टर होता है, एक नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर रहता है, और एक अदर कॉजेज होते हैं। जो अपन नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर रहते हैं जिनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे सपोज हार्ट के लिए किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है, जीन है, तो जीन को आप चेंज नहीं कर सकते। एज फैक्टर होता है, अगर किसी की एज, जैसे अपन कहें मेल में अगर किसी की एज 55 साल से ज़्यादा है, फीमेल में उसकी एज अगर 65 साल से ज़्यादा है, तो उसमें हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जो जेंडर है, जेंडर भी अफेक्ट इससे कोलेजन वास्कुलर डिजीज जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें होता है। ऐसे जो मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो मीन फैक्टर होता है जो मॉडिफाइबल, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे अपन लकवा, हार्ट अटैक, जो एक तरह से कह सकते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, इनको अपन रोक सकते हैं। उसको उसमें मेनली अपना जो मॉडिफाइबल है उसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है। तो स्मोकिंग सीजन करने से आपकी जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जैसे हार्ट की डिजीज हैं, स्ट्रोक की डिजीज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपकी ओबेसिटी, मल्टीपल चीज़ें उससे कम हो जाएंगे। इसी तरह से आपकी जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसमें आपकी शुगर भी एक पार्ट हो जाता है, बीपी भी एक पार्ट हो जाता है। तो इनको अपन मॉडिफाई करने से लाइफ स्टाइल को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको अपन चेंज कर सकते हैं, आपका जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, इनएक्टिविटी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन जो मॉडिफाइबल फैक्टर हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी वजह से अपन डिजीज को, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उनको काफी हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो आजकल जो हार्ट स्ट्रोक कई बार देखने को मिल रहा है, जो नौजवान युवा काम करते हुए या फिर जिम जाते हैं, कई बार उनको जो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, ऐसे में क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि जो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिएगा, ये बहुत अच्छा रोचक आपने बताया है कि ऐसे लोगों में जो लोग जिम जाते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज पे जाते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो उसमें जैसे मैंने अभी जिक्र किया था नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, अगर किसी की फैमिली में जेनेटिक फैक्टर है, किसी का जीन में किसी के हार्ट, जैसे उसके फादर को, ब्रदर को या सिस्टर को या आगे किसी को अटैक आ चुका है, तो ऐसे लोगों को अवेयर रहना चाहिए। ऐसे लोगों में जेनेटिक उसमें जीन में उनके में अटैक की संभावना रहती है, लेकिन इस संभावना को काफ़ी हद तक अपन दूसरे पार्ट हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, उनको कंट्रोल करके लाइफ स्टाइल को चेंज करके कम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में होता क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस एक कह सकते हैं, ये जो जिसको आम भाषा में अपन फैट कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनकी जो अंदर की लेयर है उसके नीचे फैट जमा होना चालू हो जाता है। और जैसे ही उसके अंदर ये फैट एक्सेसिव जो मोटापा है, अपन कोलेस्ट्रॉल या लाइफ स्टाइल आपकी सेडेंटरी, तो उसकी वजह से जो फैट जमा होता है, फैट जमा होते ही उस जगह पे सूजन, एक तरह से इन्फ्लोमेशन, एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी का रिएक्शन चालू हो जाता है और बॉडी वहां से साइटोकाइन्स रिलीज करना चालू कर देती है। और बॉडी की जो एक कह सकते हैं जो हार्ट की नस है, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस बनना चालू हो जाता है, वहां पे एक प्लेग बनना चालू हो जाता है और ये प्लेग धीरे 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 बढ़ता जाता है और बढ़ करके अंदर लूमेन में आ जाता है। और ये जैसे जैसे रिएक्शन होती है इस प्लेग की वजह से, क्यों बॉडी इसमें
साइटोकाइंस रिलीज करेगी और जो बॉडी का जो एक्टिवेशन सिस्टम है एक तरह से साइटोकाइंस, वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो उसके एक्टिवेशन से जैसे ही इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जैसे ही रप्चर होगा तो इसमें दूसरा जो थ्रोम्बस है, क्लॉट है, वो जमा हो जाएगा। अब ये सारा सब कुछ साइलेंट होता है। जैसे ही वो क्लॉटिंग बाहर निकलेगा, थ्रोम्बस बाहर निकलेगा और वो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसको ब्लॉक करेगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनके रिस्क फैक्टर हैं, उनको थोड़ा जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या ये कह सकते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, या ओबेसिटी है, या जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोग जिनकी एज थोड़ा +30 है, तो उनको ट्रेडमिल टेस्ट TMT जरूर पहले करा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से जांच करा के फिर ये एग्रेसिव जो जिम जाना है, एक्टिविटी एक्सरसाइज करना है, वो स्टार्ट करना चाहिए। सर, जिस तरीके से जो लोग जो मान लीजिए धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उन लोग अगर वो अपने हृदय के बारे में जानकारी लेना चाहें कि हम कितना स्वस्थ हैं, तो उनको प्रथम दृष्टया क्या कदम उठाने चाहिए? देखा, मैंने पहले भी कहा था, ये धूम्रपान एक विषैला जहर है, बहुत घातक जहर है। इससे ये हेड टू टू पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो हार्ट अटैक, मैंने जैसे बताया था, अगर किसी को हार्ट अटैक नहीं भी आता है तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक होने के चांस डबल हो जाते हैं और दूसरे रूप में कैंसर होने के चांस उसको 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग कह सकते हैं। इसमें जो मीन रहता है निकोटीन, निकोटीन हमारे होता क्या है कि इसका जो एडिक्शन होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। जब भी कोई इसको जाने में अनजाने में, या सपोज कोई फैमिली मेंबर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके बच्चे उसको देखते हैं, या दूसरे लोग देखते हैं, या पब्लिक प्लेस पर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको दूसरे लोग देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्या है कि ये स्मोकिंग करता है। तो हो सकता है उसको देख के और दूसरे लोग भी ट्राई करने लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक प्लेस पे या फैमिली में ये चीज़ बिल्कुल बैंड होनी चाहिए, पनिशेबल होनी चाहिए कि पब्लिक प्लेस में कोई कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा, फैमिली में भी कोई आके स्मोकिंग नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो एडिक्शन है उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या उसकी वजह से अगर छोड़ नहीं सकते, तो एडिक्शन इसका इजीली बहुत अच्छी तरह से छूट जाता है अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं। जो इसका निकोटीन होता है वो ब्रेन को थोड़ा अफेक्ट करता है, उसमें डोपामीन एक तरह से रिलीज करता है। जो मेनली जो स्मोकिंग होता है वो हमारी जो वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे मतलब कह सकते हैं कि स्मोकिंग, टबाको स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट के अलावा जो टोबाको लेते हैं वो भी सेम ही चीज़ होती है। और इससे कह सकते हैं कि मोर देन 20 जहरीले पदार्थ निकलते हैं। और ये जहरीले पदार्थ ये कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स, जो वो सारी वेसल्स बॉडी की, चाहे वो पैर की हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे वो हार्ट की हो, तो ये सभी वेसल्स को अफेक्ट करते हैं। उसमें स्टिफनेस ला देते हैं, उसका जो लचीलापन है उसको खत्म कर देते हैं। जैसे ही ये लचीलापन खत्म होता है, तो ये लचीलापन जैसे ही खत्म होता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये जमा हो जाता है। और जो HDL कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो स्मोकिंग की वजह से डाउन हो जाता है। तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट होकर वही क्लॉटिंग कर देता है और उसकी वजह से उसमें रुकावट आ जाती है। तो दूसरे रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्मोकिंग है वो एक बहुत ही जहरीला अपसाप है समाज के। बिल्कुल सर। अब हम सर कुछ आपसे आंकड़ों पर बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर अगर औसतन देखा जाए तो 15 से जो 10 साल के प्रतिशत बच्चे हैं, जो 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं, वो तकरीबन 10% हैं। मतलब अगर हम पूरे दुनिया की अगर बात करें तो 10% ऐसे बच्चे हैं जो तंबाकू या धूम्रपान का सेवन करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे में उनको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या उनको कैसे क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है? देखो, पहले अर्ली स्टेज में बहुत कम हार्ट अटैक देखे जाते थे। जो एक बिग रीजन है, अभी की जो लाइफ स्टाइल है बच्चों की या यंग जनरेशन की, वो बहुत ही खराब लाइफ स्टाइल है। वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, टेलीविजन देखना, मोबाइल देखना, फिर ये शौक जो हानिकारक शौक हैं, एक तरह से जो स्मोकिंग है, दूसरी जो ईटिंग हैबिट्स हैं जिसको कह सकते हैं अपन, ज़्यादा फैट लेना, सैचुरेटेड फैट लेना, जंक फूड लेना, बाहर का खाना, तली भुजी चीज़ें खाना, ये बहुत सारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, और जो उसकी वजह से जो मोटापा बढ़ रहा है और जो इनएक्टिविटी हो रही है, इससे जो अब डिजीज़ों का जनरेशन हो रहा है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर से लेके, शुगर से लेके, कोलेस्ट्रॉल से लेके, जो मोटापे से लेके, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है।
तो ये चीज़ें बहुत जानलेवा हो चुकी हैं। पहले अटैक ऐसे एज में बहुत कम देखे जाते थे, पहले सांस की तकलीफें भी बहुत कम देखी जाती थी। अब अटैक के बर्डन एक तरह से बढ़ गया है, सांस की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैर की नसों में ब्लॉकेज, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें अब इनका जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मेन रीज़न है कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जिनको जो 14 ईयर या 19 ईयर या 20 ईयर के समथिंग जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, उन बच्चों में ये जो एक तरह से कुकुरमुत्ता की तरह ये चीज़ें पनप रही हैं, इन चीज़ों को हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक टर्मिनोलॉजी है जो सेकेंड हैंड धुआं बोलते हैं उसको, जब आमतौर पर होते तो जो लोग, मान लीजिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरे बगल में कोई है, उसको भी कैंसर होने की और भी कई सारे जो हृदय की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो सेकेंड हैंड धुआं है, ये इस तरीके में थोड़ा सा ब्रीफ करिए, क्या ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं? देखो अतीक जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो स्मोकिंग है और सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, जिसको एक होता है एक्टिव स्मोकिंग जो स्मोकिंग खुद करता है, और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग दूसरा कर रहा है, लेकिन उसकी धुआं जितने भी लोग सराउंडिंग में रहते हैं या जो सर्कल में रहते हैं, सपोज एक ऑफिस में एक कैंडिडेट स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी जो धुआं निकलती है रूम में या ऑफिस में या जहां पे भी पब्लिक प्लेस में, तो उसकी धुआं है वो दूसरे लोगों को जो अफेक्ट करती है, दूसरे लोगों में जाती है, वो उतनी ही हानिकारक होती है जितना वो कैंडिडेट स्मोकिंग कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो सेकंड हैंड जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी उतनी ही दुष्प्रभावी होती है, उतनी ही हानिकारक होती है। जो एक एक्टिव जो एक स्मोकर है, उतना ही वो दूसरी स्मोकिंग है वो अफेक्ट होती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों को ही दूर रहना चाहिए। अगर कोई एक स्मोकिंग कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको आप स्टॉप कर दें। अगर वो नहीं भी स्टॉप करता है तो उससे जो सराउंडिंग लोग हैं वो बिल्कुल दूर हट जाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो जितना खतरा उसके लिए है, दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही खतरा है। स्मोकिंग को कह सकते हैं कि अगर आज की डेट से आप स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग को सडनली, चाहे आपने 10 ईयर स्मोकिंग किया, 20 ईयर स्मोकिंग किया, आज की डेट में उस स्मोकिंग को आप स्टॉप कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर उसके जो दुष्प्रभाव हैं हृदय पे और दूसरे अंगों पे जो दुष्प्रभाव हैं वो 50% कम हो जाते हैं। इसलिए जो जहां पे भी जैसे भी स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, सेकेंड हैंड धूम्रपान के संपर्क में आने से हर साल तकरीबन 8000 लोगों की मौत होती है। ऐसे में जो जिस तरीके से अब एक्टिव जो आदमी बताया, जो सिगरेट पी रहा है या धूम्रपान कर रहा है, उसको हम कैसे रोकें? क्या हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं? क्या अगर मुझे नुकसान हो रहा है तभी मैं उसको रोकूं, या फिर नैतिक जिम्मेदारी के तहत हम उसको रोक सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग किसी तरह से नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो फैक्ट्रियां हैं या कंपनियां हैं, या उन पे बहुत सारे जब भी कोई ऐड आता है तो उस पर स्लोगन दे रखा है कि स्मोकिंग जानलेवा होता है, स्मोकिंग से खतरा होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये इसमें थोड़ी अवेयरनेस और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे हम एक तरह से जो हर किसी डिजीज के लिए जो अवेयरनेस, जो सोशल अवेयरनेस है, जैसे हमने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई थी समाज में या समाज के अंदर, उसी तरह से जो स्मोकिंग के एग्नेस्ट में, जो ये कह सकते हैं इसके एग्नेस्ट में, जो तंबाकू के एग्नेस्ट में भी ऐसी अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जिससे कि समाज के हर बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बुजुर्ग से लेके हर तबके तक ये मैसेज जाए कि ये जानलेवा होता है, खतरनाक होता है, और इससे न हमारा परिवार तबाह हो रहा है बल्कि इससे एक जो देश पे भी सोशियो इकोनॉमिक जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सर, अब हम आधी आबादी की बात करते हैं जिसे हम महिलाएं कहते हैं। जो महिलाएं हैं उनमें भी आजकल देखा जाए तो काफ़ी जो है धूम्रपान का या तंबाकू का सेवन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी चलन देखा जा रहा है। क्या वजह हो सकती है सर इसके पीछे? देखो, इसके रीजन मैं कह सकता हूं कि जो डाटा बताते हैं WHO के, कि आज से 20 साल पहले करीबन 3% फीमेल्स होती थी वो स्मोकिंग करती थी, और उस टाइम के जो डाटा थे लगभग 20% के अराउंड जो था वो मेल स्मोकिंग करते थे। अभी के जो रिसेंट डाटा है उसमें लगभग
20% फीमेल्स, जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, वो फीमेल्स का रेशो है जो स्मोकिंग या धूम्रपान करता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और लगभग जो 39% मेल जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। तो इसके बारे में जो ये आंकड़े हैं, एक बहुत बड़ी डिजीज, ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये तो एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, ये तो एक सिंड्रोम है। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये स्मोकिंग है, ये टोबैको है, ये एक सिंड्रोम है। इसके बारे में अवेयरनेस और इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ये आने वाले टाइम में जितना हेल्थ बर्डन हमारे इसकी वजह से बढ़ने वाला है और इसकी वजह से जो दूसरी डिजीजों का बर्डन बढ़ने वाला है, वो एक चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। सर, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं भी अक्सर जो है धूम्रपान करती हैं, तंबाकू का सेवन करती हैं, इस तरीके से चीज़ें करती हैं। तो क्या जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, क्या कुछ जो परेशानियां उनको हो सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखो, ये तो मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा, जो मासूम कोख में पल रहा है, जो उसने अभी दुनिया नहीं देखी है, और उसकी माँ अगर स्मोकिंग करती है तो उसके लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा और खराब और उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। उसको कोई भी फिटल डिफेक्ट हो सकता है, उसके दिमाग से लेकर के, उसके डेवलपमेंट से लेकर के, उसके आने वाले टाइम में जैसे ही वो जन्म लेगा तो उसकी जो अफेक्ट है वो हो सकता है बाद में भी कंटिन्यू रहे उस बच्चे पे। उसका जो दिमाग पे अफेक्ट हो सकता है, उसके जो डेवलपमेंट है, उसके हार्ट के डेवलपमेंट पे, उसके नसों के डेवलपमेंट पे, उसके जो पूरा बच्चे का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसका जो नरिशमेंट है, वो प्रॉपरली उससे डेफिनेटली अफेक्ट होगा और वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसे तो बिल्कुल इसके लिए बहुत अवेयर होना चाहिए कि जो माँ बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में हैं, तो बिल्कुल ही स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए। उनको पहले भी स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई परेशानी है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। सर, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन भी कई बार बहुत बड़ी समस्या निकल करके आती है। तो क्या इसका हाइपरटेंशन का हृदय पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखो, ब्लड प्रेशर, ये भी अपन कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी, न कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, बल्कि एक इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। इंडिया का हर पांचवा कैंडिडेट है वो हाइपरटेंसिव हो चुका है लगभग। और इसका इतना बर्डन है बहुत बड़ा, लगभग 20 करोड़ लोग हैं वो ब्लड प्रेशर से अफेक्ट हैं, लगभग 20 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से अफेक्ट हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है। जो जितने कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक के केस हैं उसमें जो 24% केस हैं वो इसकी ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक के केस हैं, या हार्ट की वजह से जो डेथ होती है वो 24% डेथ है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। इसी तरह से जो स्ट्रोक के केस हैं, जो लकवा के केस हैं, उनकी जो मॉर्टिलिटी है, मरने वालों की जो तादाद है, उसमें लगभग 57% जो डेथ हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से है। तो ब्लड प्रेशर भी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है समाज के लिए। तो ब्लड प्रेशर भी को भी कंट्रोल करने के लिए, या ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन, जो दूसरी डिजीज है, जो हमारा जो खान पीन है उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, जो एक तनाव भरी लाइफ स्टाइल है, जो एक जंक फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो लैक ऑफ स्लीप है, जो लैक ऑफ एक्टिविटी है, जो लैक ऑफ हमारी एक्सरसाइज है, और जो मोटापा है, ये कह सकते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, या डायबिटीज कह सकते हैं, उसकी वजह से ये सारा ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो ब्लड प्रेशर को भी ये कह सकते हैं कि हार्ट के लिए एक बहुत खराब चीज़ है। सर, आधुनिकता के इस दौर में जो है बहुत चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरीके से आप देखिए जो लाइफस्टाइल है बहुत तेज़ी से बदल रही है। लाइफस्टाइल को देख करके अगर हम कहें कि बेहतर लाइफस्टाइल क्या कुछ हो सकती है, जैसे कि आपने बताया जो ख़राब लाइफस्टाइल उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें तो हो ही रही हैं, कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं, लोग मोबाइल पर लगातार बने हुए हैं, मोबाइल देखते देखते लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। तो बेहतर लाइफस्टाइल क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बेहतर लाइफस्टाइल अपन कह सकते हैं कि एक जो संतुलित आहार, सबसे पहले अपन आहार की बात करें
या व्यायाम की अपन बात करते हैं तो व्यायाम एक बहुत बड़ा मैजिक, हर जो डिजीज है, चाहे वो स्मोकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, चाहे वो शुगर से रिलेटेड है, चाहे वो कह सकते हैं डायबिटीज से रिलेटेड है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, चाहे स्ट्रोक से रिलेटेड है, हर चीज के लिए एक कह सकते हैं कि वरदान है, एक मतलब बहुत अच्छी चीज है। तो एक व्यायाम, अब व्यायाम का लक्ष्य होना चाहिए, एक व्यायाम का लक्ष्य होता है कि उससे हमको वेट रिडक्शन करना है, हमको उससे एक कह सकते हैं कि एक लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर होती है। तो व्यायाम करने के लिए हमको सावधानी, जैसे सबसे पहले कह सकते हैं कि व्यायाम में कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम एज और सेक्स के हिसाब से होता है या डिजीज के हिसाब से होता है। जिन लोगों को हार्ट की डिजीज है या जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है तो वो अपना ब्लड प्रेशर व्यायाम से पहले कंट्रोल करें। जिन लोगों को हार्ट की या शुगर की डिजीज है या फैमिली में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक ट्रेडमिल टेस्ट करा लेना चाहिए। तो 30 से 45 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। उसमें 5 मिनट कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करें, 5 मिनट स्लो वॉकिंग करें, 20 to 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, देन लास्ट के जो 5 to 10 मिनट हैं उसमें स्लो वॉकिंग करें। तो वॉकिंग, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और भी जो डेली एक्टिविटी अपन ऑफिशियल रूप में देखें तो कम से कम अपन चीज़ों का उपयोग करें। जैसे लिफ्ट का अपन कम से कम ऑफिस में यूज करें, कोशिश करें कि अपन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें, कोशिश करें कि अपनी जो पार्किंग है, जो गाड़ी है, उसको थोड़ा ऑफिस से दूर स्टे करें ताकि वहाँ से चल के आएँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को ऑर्डर नहीं दें। ऑफिस में भी अपन बैठे रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को खुद से खुद उठाने की आदत डालें। बच्चों को स्पेशली मोबाइल और टेलीविजन से थोड़ा दूरी रखें या एक टाइम निश्चित कर दें कि 1 घंटे या आधा घंटे बच्चों को मोबाइल या टीवी दिखाना है। इसके बाद में जो प्लेइंग एक्टिविटी है उनको बढ़ाएं, उनकी जो खेलने की, जो भी जिसको डांसिंग का शौक है तो डांसिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन या जो भी है रनिंग, स्विमिंग, जो भी जिसकी जैसी हॉबी है तो उनको उसमें एक्टिविटी में कन्वर्ट करें। ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी एक्टिविटी को हम लाइफ स्टाइल से बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस, जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, जो शुगर की तकलीफ है, जो मोटापा है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो डिस्लिपिडीमिया है, ये काफी हद तक इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और काफी हद तक इस चीज से अपन, जब ये चीजें कंट्रोल होंगी तो देश का एक परिवार तो खुश होगा ही, खुद एनर्जेटिक फील होगा, एक परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा, एक ऑफिस में भी वर्क की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ऑफिस का जो कोरिलेशन है वो भी बढ़ जाएगा, और उससे डेफिनेटली हमारे जो देश की प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो भी सोशल बर्डन है, वो भी ओवरऑल इससे इंप्रूव होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो है तंबाकू के सेवन से क्या कुछ नुकसान होते हैं, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं और बीमारियों से कितना ज़्यादा हानि होती है, तो ऐसे में सर हम आपसे एक फाइनल कॉमेंट लेना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं तंबाकू या फिर किसी प्रकार की जो नशे की चीज़ें हैं उसका सेवन ना करें और ख़ुद को कितना ज़्यादा स्वस्थ रखें? देखिएगा, मैं ये की बात कहना चाहूँगा, तंबाकू डेंजरस है जी, एक अपसाप है, एक पॉइजन है, इसको बिल्कुल किसी भी रूप में इसको स्वीकार नहीं करें, किसी भी रूप में इसको यूज नहीं करें। दूसरा कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि चलेगा तो पड़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि चलेगा तो बढ़ेगा इंडिया, चलेगा तो बचेगा इंडिया। तो लाइफ स्टाइल को बहुत जरूरी रखना जरूरी है। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि ढोल से भांगड़ा करना बहुत जरूरी है। ढोल मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लिपिड प्रोफाइल, डिसलिपिडीमिया एंड कार्डियक डिजीज, इससे बचने के लिए भांगड़ा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। भांगड़ा मतलब बी फॉर बिहेवियर चेंज, एच फॉर हैप्पीनेस, ए फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल, एन फॉर न्यूट्रिशन, बिल्कुल, एंड जी फॉर ग्लूकोज कंट्रोल, आर फॉर रिड्यूस रिस्क, जो भी रिस्क फैक्टर है उनको रिड्यूस करें, ए फॉर एब्स्टिनेंस, जो स्मोकिंग है उसको किसी भी रूप में स्टॉप करें, एब्स्टिनेंस करें। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जो टोबैको है, जो किसी प्रकार की जो नशे की चीज़ है उससे आप दूरी बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम रहेंगे तभी देश रहेगा, दुनिया रहेगी और हमारी जो है जिंदगी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।